नमस्कार, आप देख रहे हैं दे टीवी। मैं हूं आपके साथ ममता और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया दिस वीक कार्यक्रम में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सैकड़ों सालों का इंतजार हुआ खत्म। 5 अगस्त को राम मंदिर का हुआ भूमि पूजन और शिलान्यास। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अपने ऐतिहासिक फैसले में विवादित जमीन का मालिकाना हक रामलला को दिया था। नेपाल के बाद पाकिस्तान ने जारी किया अपना नया नक्शा। कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ पर किया दावा। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों की मांग। वाईएसआर कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य के लिए 3 राजधानियों के गठन पर जारी की गई अधिसूचना। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 14 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी गई। नेपाल ने उठाया गोरखा सैनिकों का मसला। कहा त्रिपक्षीय समझौता हुआ निरर्थक। त्रिपक्षीय समझौते की समीक्षा की जरूरत बताई। H1B वीजा धारकों को बड़ा झटका। राष्ट्रपति ट्रंप ने H1B वीजा को लेकर एक कार्यकारी आदेश पर किए हस्ताक्षर। अमेरिकी एजेंसियां अब नहीं रख पाएंगी H1B वीजा धारकों को नौकरी पर। भारतीय IT कामगारों को बड़ा झटका। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा किया तैयार। इस नीति का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में देश को आत्मसहायक बनाना और राज्य के अरावली के क्षेत्र में हरित आवरण को बेहतर बनाने के लिए हरियाणा वन विभाग की पहल। एरियल सीडिंग ड्रोनों को किया तैनात। अब फिर से जी उठेंगी अरावली और शिवालिक पहाड़ियों के दुर्गम और कठिन स्थलों पर कम वनस्पति घनत्व या खंडर क्षेत्र। और अब खबरें विस्तार से। एक लंबे अरसे के बाद, एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार अयोध्या की राम जन्मभूमि में श्री राम मंदिर बनने जा रहा है। तो चलिए एक नजर डालते हैं अयोध्या भूमि विवाद की टाइमलाइन पर। 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। हालांकि महामारी की स्थिति को देखते हुए कार्यक्रम को सीमित रखा गया था। बताते चले कि पिछले साल सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले पर अपना निर्णय सुनाया था। क्या था सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय? सर्वोच्च न्यायालय ने 5 एकड़ की विवादित भूमि पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार को सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के निर्माण के लिए किसी अन्य स्थान पर 5 एकड़ भूमि प्रदान करने का आदेश दिया है। ये निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों वाली पीठ ने सुनाया। इस पीठ में जस्टिस अशोक भूषण, S.A. बोबड़े, D.Y. चंद्रचूड़ तथा S. अब्दुल नजीर शामिल रहे। इस फैसले का समर्थन 5 न्यायाधीशों ने किया था। एक नजर अयोध्या भूमि विवाद की टाइमलाइन पर। 1885 को महंत रघुवर दास ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रथम मुकदमा दायर किया था। साल 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान श्री राम की मूर्तियां पाई गयी। साल 1950 से 51 के बीच हिंदू तथा मुस्लिम संगठनों ने 5 अन्य मुकदमे दायर किए। 1992 में दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को नष्ट कर दिया, जिसके बाद 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित भूमि को 3 पार्टियों निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड तथा रामलला में विभाजित किया था। अभी नेपाल और चाइना के साथ सीमा विवाद चल ही रहा है कि इस बीच पाकिस्तान भी नेपाल की राह पर चल रहा है। पाकिस्तान ने हाल ही में अपना नया नक्शा पेश किया है, जिसमें उसने भारत के हिस्सों पर दावा किया है। देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान ने नेपाल के नक्शे कदम पर चलते हुए अपना विवादित नया नक्शा जारी किया है, जिसने भारत के लद्दाख, जम्मू कश्मीर के सियाचिन समेत गुजरात के जूनागढ़ पर भी अपना दावा किया है। पाकिस्तान ने ये कदम ऐसे वक्त पर उठाया है जिस समय भारत 5 अगस्त को संविधान के अनुच्छेद 370 कश्मीर से हटाने की बरसी मना रहा है। इसके पहले भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के कालापानी के क्षेत्र को अपने नक्शे में शामिल किया था। सियाचिन, सर क्रीक और जूनागढ़ पर दावा।
पाकिस्तान के नए नक्शे में सियाचिन को पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो यहाँ गैर कानूनी तरीके से गतिविधियों में संलग्न है। सरक्रीक में भारत के साथ विवाद को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान ने इस इलाके को अपने नक्शे में शामिल कर लिया है। गौरतलब है कि इन दोनों इलाकों के अलावा पाकिस्तान ने गुजरात के जूनागढ़ को भी नए नक्शे में दिखाया है। पाकिस्तान ने नए नक्शे में जहां भारतीय क्षेत्रों पर दावेदारी जाहिर की है, वहीं जिन इलाकों को लेकर चीन और भारत के बीच विवाद है, उन्हें अनडिफाइंड फ्रंटियर बताया है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ये नक्शा अब संयुक्त राष्ट्र के सामने पेश करने की मंशा में है। चीन की साजिश। चीन, जो कि पाकिस्तान का हितैषी माना जाता है, उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने वीटो का इस्तेमाल करते हुए कई बार कश्मीर मसले पर बहस की कोशिशें की। हालांकि ये सारे मंसूबे नाकाम साबित हुए और संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्यों द्वारा खारिज कर दिया गया। पाकिस्तान के नया नक्शा पेश किए जाने के पीछे चीन का हाथ हो सकता है। इससे पहले पाकिस्तान के मानचित्र पर कश्मीर के हिस्से को नहीं दिखाया गया था, जबकि नए मानचित्र में LOC को काराकोरम दर्रे तक दिखाया गया है। इस नक्शे में जम्मू और कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताया गया है, जिसका अंतिम निर्णय सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाएगा। पूरे मामले में भारत की प्रतिक्रिया। पाकिस्तान द्वारा नया मानचित्र जारी किए जाने के घंटों बाद भारत की प्रतिक्रिया आई, जिसमें पाकिस्तान के इस नए मानचित्र को सिरे से नकार दिया गया है। इस वक्तव्य में भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा उठाया गया यह कदम राजनीतिक रूप से बेबुनियाद है, जिसमें उसने भारत के गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्रों पर दावा किया है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान का ये कदम गैर कानूनी है और इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मायने नहीं है। आपको ये जानकारी कैसे लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही बौद्धिक और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। वहीं आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी फॉर्मूले को लेकर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2 नए कानूनों पर बीते मंगलवार को यथास्थिति का आदेश दिया है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के 3 नई राजधानियां बनाने से संबंधित 2 नए कानूनों पर बीते मंगलवार को यथास्थिति का आदेश दिया। बताते चलें कि YSR कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य के लिए 3 राजधानियों के गठन पर जारी की गई अधिसूचना पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 14 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी गई है। सरकार द्वारा जारी किए गए 2 अधिनियमों पर रोक लगाने तथा प्रदेश के लिए 3 राजधानियों के गठन संबंधी अधिसूचना के विरोध में उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गई। इन याचिकाओं के प्रत्युत्तर में अदालत ने राजपत्रित अधिसूचना के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है तथा राज्य सरकार से 10 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। गौरतलब हो कि जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक 2020 पारित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा 31 जुलाई को आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास अधिनियम 2020 तथा आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण निरसन अधिनियम 2020 को अधिसूचित किया गया। ये अधिनियम राज्य के लिए 3 राजधानियों का मार्ग प्रशस्त करता है। अमरावती विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी, कुर्नूल न्यायिक राजधानी। 3 राजधानियों की क्यों है आवश्यकता? राज्य सरकार का कहना है कि वो राज्य के अन्य हिस्सों की अपेक्षा करते हुए एक विशाल राजधानी शहर बनाने के विरुद्ध है। प्रदेश की 3 राजधानियां होने से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का समान रूप से विकास सुनिश्चित होगा। वहीं आंध्र प्रदेश की राजधानी के लिए उपयुक्त स्थान का सुझाव देने के लिए गठित सभी प्रमुख समितियों की सिफारिशों में विकेंद्रीकरण केंद्रीय विषय रहा है। इस समितियों में जस्टिस BN श्रीकृष्ण समिति, K शिवराम कृष्णन समिति तथा GN राव समिति आदि सम्मिलित हैं। इस विचार को लागू करने में समस्या आ सकती है, जैसे समन्वय और क्रियान्वयन संबंधी आशंका, यानी अलग अलग शहरों में स्थित विधायिका तथा कार्यपालिका का मध्य समन्वय स्थापित करना।
कहने के लिए आसान लेकिन करने के लिए काफी मुश्किल साबित होगा तथा इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा इस संदर्भ में किसी योजना का विवरण नहीं दिया गया है। इससे अधिकारी तथा आम नागरिक सभी इसके कार्यान्वयन को लेकर आशंकित हैं। वहीं दूसरी परिवहन लागत और समय। कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम, न्यायिक राजधानी कुर्नूल से 700 किलोमीटर तथा विधायी राजधानी अमरावती से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अमरावती तथा कुर्नूल के मध्य 370 किलोमीटर की दूरी है। 3 राजधानियां होने से यात्रा में लगने वाला समय तथा लागत काफी महंगी साबित होगी। अब नेपाल चाहता है कि 1947 में नेपाल, भारत और ब्रिटेन के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते को एक बार नए सिरे से इस पर बात करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस समझौते के मुताबिक गोरखा समुदाय के लोग इन तीनों सेनाओं में नौकरी कर सकते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब नेपाल भारत के खिलाफ बगावती रुख अख्तियार कर रहा है। इससे पहले भी नेपाल नया राजनीतिक नक्शा जारी कर विवाद को जन्म दे चुका है। दरअसल में साल की शुरुआत से ही नेपाल भारत के 3 क्षेत्रों को अपना बता रहा है। नेपाल के नए नक्शे में भारत के उत्तराखंड राज्य में पड़ने वाले के क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। इस घटना के बाद नेपाल और भारत के रिश्तों में तल्खी आ गई थी। इसके अलावा नेपाल ने भारतीय बंधुओं के लिए नेपाली नागरिकता मिलने से पहले लंबा इंतजार करने का भी विवादित बयान दे डाला। नेपाल के विदेश मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती पहले उनके लिए बाहरी दुनिया के रास्ते खोलती थी, जबकि अब ऐसा नहीं है। 30 जुलाई 1950 में आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच अमन दोस्ती और साझा व्यापार के मद्देनजर समझौता कायम हुआ। इन समझौतों के तहत दोनों देशों के बीच कुछ सहूलियतों पर सहमति बनी। इन सहूलियतों में बिना वीजा आवाजाही और रोजगार शामिल थे। इन समझौतों का मकसद एक तरह से नेपाल के जरिए सामरिक तौर पर भारत की सीमाओं को मजबूत करना था। साथ ही साथ भारत के नेपाल से व्यापारिक रिश्ते भी फायदेमंद थे। इस समझौते से पहले से ही भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की मौजूदगी रही थी। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में साल 1816 में अंग्रेजों और नेपाल राजशाही के बीच सुगौली संधि पर दस्तखत किए गए। इसमें यह तय हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी में एक गोरखा रेजिमेंट बनाई जाएगी, जिसमें गोरखा सैनिक होंगे। तब से मजबूत कद काठी वाले ये नेपाली युवा भारतीय सेना में अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। भारत की ओर से लड़ी गई हर लड़ाई में गोरखा रेजिमेंट ने अपनी ताकत और हौसले के दम पर दुश्मनों को नाको चने चबवाए। सिर्फ भारत की सरजमी पर ही नहीं बल्कि दुनिया के और भी कोनों में गोरखा वीरों ने बहादुरी की मिसालें कायम की। अफगानिस्तान का युद्ध हो या विश्व युद्ध, सभी मोर्चे पर इन वीरों ने भारतीय सेना का सीना गर्व से चौड़ा किया है। यही वजह है कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई अन्य देश भी गोरखाओं को अपनी सेना में शामिल करते रहे हैं। गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना के उन रेजिमेंट्स में से एक है जिसे जाना जाता है उनके अदम्य शौर्य और साहस के लिए। उनका लड़ाई के दौरान कभी भी घुटने न टेकने का जज्बा उन्हें खास बनाता है। इसी बहादुरी की गवाही देते हैं उनकी वीरता के लिए उन्हें मिले मेडल, जिनमें परमवीर चक्र और महावीर चक्र तक आते हैं। अगर भारतीय सेना में गोरखाओं की संख्या पर गौर करें तो गोरखा रेजिमेंट में लगभग 30,000 नेपाली सैनिक हैं, जिसमें 120 अफसर भी शामिल हैं। सेना के पास कुल मिलाकर 6 गोरखा रेजिमेंट हैं। इसके अलावा गोरखा राइफल्स भी हैं, जिसने आजादी के बाद भारत में ही अपनी सेवाएं देना चुना। नेपाल में भी भारतीय सेना से सेवानिवृत्त 79,000 गोरखा पेंशनर भी मौजूद हैं। अपनी बहादुरी के लिए जानी जाने वाली गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों की कई पहचाने हैं। जैसे ट्रेनिंग पूरी होने के साथ ही उन्हें एक खुखरी दी जाती है। ये लगभग 18 इंच का मुड़ा हुआ सा चाकू होता है। पहाड़ी इलाकों के ये सैनिक खुखरी चलाने में माहिर होते हैं। माना जाता है कि इसके एक ही वार से ये मजबूत भैंस का भी सर धड़ से अलग कर देते हैं। ऐसे में भारतीय सेना का अटूट हिस्सा रहे गोरखाओं की भर्ती पर सवाल उठाकर नेपाल ने ये साबित कर दिया है
चीन की शह पर आगे बढ़ रहा है। हालांकि नेपाल के इस रवैये से नेपाल को ज्यादा नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह उसके भारत से होने वाले सीमा व्यापार और नेपालियों के भारत आकर रोजगार हासिल करने में कमी आना है। इसके अलावा नेपाल खुद भी आंतरिक कलहों और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। ऐसे में अपने अंदरूनी मसलों और सीमावर्ती मसलों से घिरे रहने की वजह से उसे दो तरफा नुकसान हो सकता है। वहीं काफी समय से चल रही H1B वीजा को लेकर अटकलों पर अब विराम लग गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने H1B वीजा पर रोक लगा दी है, जो भारतीय IT कामगारों को एक बड़ा झटका है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बीते 3 अगस्त को H1B वीजा को लेकर एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसमें अमेरिकी नागरिकों की विदेशी प्रोफेशनल्स को रखने पर रोक लगा दी गई है, जो कि H1B वीजा धारकों के लिए बड़ा झटका है। इसके तहत अब अमेरिका की सरकारी एजेंसियां H1B वीजा धारकों को नौकरी पर नहीं रख सकेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी, जहां उन्होंने कहा कि हमारा सीधा नियम है, अमेरिकन को रखो। अमेरिका के श्रम मंत्री के अनुसार H1B वीजा के नाम पर धोखाधड़ी रोकने और अमेरिकियों के हितों की रक्षा करने के लिए ये कदम उठाया गया है। दरअसल अमेरिका में इस साल नवंबर में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर हलचल काफी तेज है। ऐसे में ट्रंप के इस कदम को अमेरिकी श्रमिकों के लिए मददगार माना जा रहा है, लेकिन इससे उन लोगों की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है जो H1B वीजा पर अमेरिका में नौकरी के अरमान पाले थे। बताते चले कि जहां ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी कामगारों के हितों को बचाने के नाम पर 23 जून 2020 को इस साल के अंत तक के लिए H1B और विदेशी कामगारों को अमेरिका में काम करने के लिए जरूरी अन्य वीजा को निलंबित करने की घोषणा की थी, वहीं ये H1B वीजा पर रोक का फैसला उसके 1 महीने बाद जारी किया गया है। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर H1B वीजा धारकों को होगा। इस फैसले के बाद अब वो सभी कंपनियां जो H1B वीजा के आधार पर ही दूसरे देश के लोगों को नौकरी देती हैं, वो अब ऐसा नहीं कर पाएंगी। एक नजर क्या है H1B वीजा। H1B वीजा एक गैर प्रवासी वीजा है। ये किसी कर्मचारी को अमेरिका में 6 साल काम करने के लिए जारी किया जाता है। अमेरिका में कार्यरत कंपनियों को ये वीजा ऐसे कुशल कर्मचारियों को रखने के लिए दिया जाता है जिनकी अमेरिका में कमी है। इस वीजा के लिए कुछ शर्तें भी हैं, जैसे इसे पाने वाले व्यक्ति को स्नातक होने के साथ किसी एक क्षेत्र में विशेष योग्यता हासिल होनी चाहिए। साथ ही इसे पाने वाले कर्मचारी की सैलरी कम से कम $60,000 यानी करीब 40 लाख रुपए सालाना होना जरूरी है। इस वीजा की एक और खासियत भी है, अन्य देशों के लोगों के लिए अमेरिका में बसने का रास्ता भी आसान कर देता है। H1B वीजा धारक 5 साल के बाद स्थायी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वीजा की मांग इतनी ज्यादा है कि इसे हर साल लॉटरी के जरिए जारी किया जाता है। H1B वीजा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल TCS, विप्रो, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा जैसी 50 से ज्यादा भारतीय IT कंपनियों के अलावा माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियां भी करती हैं। भारत के लिए चिंता का कारण। H1B वीजा पर रोक भारत के लिए चिंता का विषय है। कई दिग्गज भारतीय IT कंपनियों का करीब 60% रेवेन्यू अमेरिका से आता है। कंपनियां जैसी TCS, इन्फोसिस और विप्रो, साथ ही ये सभी कंपनियां बड़ी संख्या में H1B वीजा धारकों से काम करवाती हैं। अमेरिकी श्रम मंत्रालय के अनुसार हर साल दिए जाने वाले कुल 85,000 H1B वीजा में से 60% भारतीय कंपनियों को दिए जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में इन्फोसिस के कुल कर्मचारियों में 60% से ज्यादा H1B वीजा धारक भारतीय हैं। इसके अलावा वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क में H1B वीजा धारकों में करीब 70% भारतीय हैं। इन आंकड़ों को देखकर साफ हो जाता है कि अमेरिका में H1B वीजा पर रोक से सबसे ज्यादा भारतीय इंजीनियर और भारतीय कंपनियां प्रभावित होंगी। साथ ही इसका बुरा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। दरअसल भारतीय GDP में भारतीय IT कंपनियों का योगदान 9.5% के करीब है और इन कंपनियों पर पड़ने वाला कोई भी फर्क सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा।
वहीं देश की रक्षा उत्पादन क्षमताओं को प्रोत्साहित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के ऊपर जोर देते हुए रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा तैयार किया गया है। भारत को रक्षा क्षेत्र, एरोस्पेस और नेवल शिप बिल्डिंग सेक्टर में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भरता भारत पैकेज के तहत कई घोषणाएं की। भारत के इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 का मसौदा तैयार किया है। इस मसौदे में साल 2025 के आखिर तक विनिर्माण क्षेत्र में $25 बिलियन या 1,75,000 करोड़ टर्नओवर का लक्ष्य रखा गया है। इसमें एरोस्पेस और रक्षा वस्तु एवं सेवा निर्यात संबंधी $5 बिलियन भी शामिल हैं। मसौदे में देश के रक्षा उत्पादों के उत्पादन और निर्यात मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने का जिक्र है। मौजूदा समय में पूरे भारत में रक्षा खरीद में घरेलू खरीद का हिस्सा 60% है। मसौदे में घरेलू खरीद को साल 2025 तक 70,000 करोड़ से 1,40,000 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है। इस मसौदे के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। इसके तहत 2025 तक एरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में 35,000 करोड़ रुपए के निर्यात सहित 1,75,000 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। गुणवत्ता वाले उत्पादों के साथ सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एरोस्पेस और नौसेना जहाज निर्माण उद्योग सहित एक गतिशील, मजबूत और प्रतिस्पर्धी रक्षा उद्योग विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू डिजाइन और विकास के माध्यम से मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाना, रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और वैश्विक रक्षा मूल्य श्रृंखलाओं का हिस्सा बनना, एक ऐसा वातावरण बनाने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करता हो, पुरस्कार, नवाचार, भारतीय आईपी स्वामित्व बनाना और एक मजबूत आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग को बढ़ावा देना है। नीतिगत सुझाव: रक्षा खरीद में लगने वाले लंबे समय को देखते हुए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना, जिसका मकसद रक्षा उत्पादों के विकास और उत्पादन के मद्देनजर विनिर्देशों और प्रौद्योगिकियों का अनुमान लगाना है। इसमें स्वदेशी डिजाइन, विकास और उत्पादन के लिए लाइसेंस लेने में लगने वाली देरी को दूर किया जाएगा। इसका उद्देश्य दीर्घकालिक एकीकृत परिक्षेप योजना यानी लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान LTIPP में अनुमानित प्रणालियों के डिजाइन अधिकारों और बौद्धिक संपदा अधिकारों को अपनाना है। प्रौद्योगिकी मूल्यांकन सेल की स्थापना की जाएगी। स्वदेशीकरण और MSME स्टार्टअप की मदद करना। साल 2025 तक इस तरह के तकरीबन 5,000 उपकरणों का भारत में ही निर्माण करना। निवेश को बढ़ावा देना और व्यापार सुगमता सूचकांक में सुधार करना। भारत पहले से ही बढ़ते यात्री, यातायात और सैन्य व्यय के साथ एक बड़ा एरोस्पेस बाजार है, जिसके परिणाम स्वरूप हवाई जहाजों की मांग बढ़ रही है। विमान निर्माण कार्य, विमान रखरखाव, मरम्मत और अमूलचूल परिवर्तन, हेलीकॉप्टर, इंजन निर्माण और लाइन रिप्लेसमेंट इकाइयां, मानव रहित हवाई वाहन और उन्नयन तथा रेट्रोफिट्स जैसे कि क्षेत्रों में एरोस्पेस उद्योग के अवसरों की पहचान की गई है। और वहीं हाल ही में हरियाणा सरकार की ओर से राज्य भर में एरियल सीडिंग तकनीक की शुरुआत की गई है। इस तकनीक से अब अरावली हिल्स के दुर्गम क्षेत्रों में भी वृक्षारोपण किया जा सकेगा। हरियाणा वन विभाग द्वारा प्रायोगिक रूप से राज्य भर में हवाई बीजारोपण यानी एरियल सीडिंग शुरू की है। इस तकनीक से अरावली के दुर्गम क्षेत्रों में भी वृक्षारोपण किया जा सकेगा। ये प्रायोगिक परियोजना इस तकनीक तथा बीज प्रकीर्णन क्रिया विधि की प्रभावशीलता को निर्धारित करने में मदद करेगी। क्या है हवाई बीजारोपण? हवाई बीजारोपण वृक्षारोपण की एक तकनीक है जिसमें मिट्टी, खाद और अन्य आवश्यक तत्वों के मिश्रण से ढके हुए बीजों का गोले बनाकर हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या ड्रोन आदि हवाई उपकरणों का उपयोग करके जमीन पर छिड़काव किया जाता है। ये तकनीक कैसे काम करेगी? नीचे उड़ान भरने वाले ड्रोन या किसी अन्य हवाई उपकरणों द्वारा बीजों के गोलों को एक लक्षित क्षेत्र में बिखेरा जाता है। ये बीज के गोलों पर मिट्टी, खाद और अन्य आवश्यक तत्वों के मिश्रण का लेप
चढ़ जाता है, जिससे बीज हवा में उड़ने की बजाय भूमि पर निर्धारित क्षेत्र में गिरते हैं। इन बीज के गोलों से पर्याप्त वर्षा होने पर अंकुर निकल आएंगे तथा इनमें पहले से मौजूद पोषक तत्व शुरुआती विकास में सहायता प्रदान करेंगे। इस तकनीक के लाभ खड़ी ढलान वाले, खंडित, मार्ग रहित दुर्गम क्षेत्रों में पारंपरिक वृक्षारोपण अत्यधिक कठिन हो जाता है। इन क्षेत्रों में एरियल सीडिंग की सहायता से सफलतापूर्वक वृक्षारोपण किया जा सकता है। इस तकनीक में बीजों के अंकुरण तथा वृद्धि एक विशिष्ट प्रक्रिया से होती है कि इसमें बीजों के प्रकीर्णन के पश्चात ध्यान देने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। यही कारण है कि बीज गोलों के रोपण को फेंको और भूल जाओ तरीके के रूप में जाना जाता है। इस तकनीक में मिट्टी में जुताई और खुदाई की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, क्योंकि इसमें बीजों पर पहले से ही मिट्टी, खाद तथा पोषक तत्वों और सूक्ष्म जीवों का लेप लगा दिया जाता है। बीजों के ऊपर मिट्टी तथा अन्य तत्वों का लेप इन्हें पक्षियों, चींटियों और चूहों से भी बचाता है। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं राउंड अप सेगमेंट पर। आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक के बाद 6 अगस्त 2020 को रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किए जाने की घोषणा की। रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो रेट को 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.3% पर बरकरार रखा गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि भविष्य में कोविड-19 संकट की मार झेल रही अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए जरूरत पड़ने पर दरों में और अधिक कटौती की जा सकती है। 6 सालों में 40 करोड़ के पार हुई खातों की संख्या। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 40 करोड़ से अधिक बैंक खाते खुल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 साल पहले इस योजना की शुरुआत की थी। ये वित्तीय समावेशन से जुड़ी केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक लगभग 40.05 करोड़ लोगों के जनधन बैंक खाते खोले जा चुके हैं। हालिया आंकड़ों के अनुसार इन बैंक खातों में 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा है। जनधन खातों में ये सफलता योजना की 6ठी वर्षगांठ से कुछ दिन पहले ही हासिल हुई है। इस योजना का मकसद देश के तमाम लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना है। जम्मू कश्मीर में बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल अगले साल तक तैयार हो जाएगा। ये पुल कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगा। इस पुल की कुल ऊंचाई 467 मीटर होगी और ये नदी तल से 359 मीटर ऊंचाई पर होगा। अभी चीन में बेपेजियांग नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज से भी बड़ा होगा। चीन का ये रेलवे पुल 275 मीटर ऊंचा है। आपको बता दें, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर और आईफिल टावर की ऊंचाई 324 मीटर है। रियासी जिले में चिनाब नदी पर बनने वाला ये मेहराबदार पुल नदी तल से 359 मीटर ऊपर और कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा होगा। ये बारामूला और श्रीनगर को उधमपुर, कटरा, काजीगुंड के जरिए जम्मू से जोड़ेगा। आपको बता दें, इससे समूचा रास्ता करीब 7 घंटे में तय किया जा सकेगा। उत्तराखंड में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा। आपको बता दें, जल्द ही उत्तराखंड में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा। उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में ये संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस संबंध में वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत और वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कुल हिम तेंदुओं की गिनती की जानी चाहिए और हिम तेंदुओं की संख्या को संरक्षित करने और बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जिन क्षेत्रों में हिम तेंदुए देखे गए हैं, उनकी पहचान वन विभाग द्वारा स्थानीय लोगों और सैन्य बलों के सहयोग से की जानी चाहिए। इन क्षेत्रों की गणना ग्रिड बनाकर की जाएगी। हिम तेंदुओं और अन्य वन्य जीवों के संरक्षण से राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कई वन्यजीव प्रजातियां हैं जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। रेडियो नेटवर्क पर आधारित संपूर्ण दूरसंचार कनेक्टिविटी भारत एयर फाइबर। केंद्रीय एचआरडी इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार एवं आईटी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने महाराष्ट्र के अकोला में भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन किया। भारत एयर फाइबर सेवाओं के उद्घाटन के साथ ही अकोला और वाशिम जिले के निवासी मांग के आधार पर वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे। भारत एयर फाइबर सेवाएं बीएसएनएल द्वारा भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहलों के एक हिस्से के रूप में प्रस्तुत की गई है और इसका लक्ष्य बीएसएनएल स्थान से 20 किलोमीटर के दायरे में वायरलेस कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है और इस प्रकार दूर दराज के स्थान की ग्राहक भी लाभान्वित हो सकेंगे, क्योंकि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स की सहायता से बीएसएनएल सबसे सस्ती सेवाएं उपलब्ध कराती है। सरकार देश भर में भर्ती कोरोना मरीजों की संख्या का लेखा जोखा रखने जा रही है। इसके तहत देश भर में भर्ती कोरोना मरीजों के लिए एक नेशनल क्लिनिकल रजिस्टर बनाने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद इसको लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। देश भर के अस्पतालों में भर्ती कोरोना के मरीजों का रियल टाइम डाटा एकत्र करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जो उपचार के परिणामों को बेहतर बनाने, महामारी की प्रगति में रुझान का विश्लेषण करने और इसके खिलाफ प्रतिक्रिया करने में मदद करेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री स्थापित करने की योजना बना रहा है, जो शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को कोरोना मरीजों के इलाज में सुधार के लिए जांच उपचारों की प्रभावशीलता, प्रतिकूल प्रभाव पड़ने और सबूत उत्पन्न करने में मदद करेगा। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 पर जारी की गई रिपोर्ट। श्रम पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष भर्तृहरि मेहताब ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 पर अपनी अंतिम रिपोर्ट ईमेल के जरिए लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी है। ये श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित 9 कानूनों की जगह लेगी। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 रिपोर्ट से जुड़े प्रमुख बिंदु हैं। समिति ने बेरोजगारी बीमा और ग्रेच्युटी पाने के लिए लगातार काम करने की अवधि को 5 साल से कम करके 1 साल करने की सिफारिश की है। इसके अलावा संहिता में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को चलाने के लिए उनके वित्त पोषण के स्रोत को भी स्पष्ट करने के लिए कहा है। रिपोर्ट के अनुसार समिति ने श्रम मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वो संहिता के साथ रोजगार कार्यालयों अधिनियम 1959 के प्रस्तावित विलय पर फिर से विचार करे। फेसबुक ने भारत के लिए मोर टुगेदर अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने भारत में अपने उपभोक्ता विपणन अभियान का अगला चरण शुरू किया है। मोर टुगेदर ये प्रदर्शित करने के लिए कि कोविड-19 महामारी की स्थिति में देश भर के लोग एक साथ मंच पर अपने कनेक्शन की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं। ये अभियान वास्तविक कहानियों से प्रेरित है और उन लोगों को भी प्रदर्शित करता है जो एक दूसरे की सहायता और समर्थन करने के लिए इन कठिन समय के दौरान साथ आए थे। इसमें विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को दर्शाया गया है और ये बताया गया है कि इन कठिन समय के दौरान एक दूसरे की मदद करने के लिए उन्हें अपनी कनेक्शन के माध्यम से समर्थन कैसे मिला। ड्रोन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए दिशा निर्देश जारी। आपको बता दें, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जो देश में एविएशन सिक्योरिटी रेगुलेटर है, उसने ड्रोन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो मानव रहित हवाई वाहन को दूरस्थ रूप से पायलट के लिए जमीन पर कॉकपिट की तरह काम करते हैं। वैश्विक मानक ड्रोन नियमों को विकसित करने के लिए जो विभिन्न ड्रोन प्रौद्योगिकियों के व्यावसायिक अनुप्रयोग की अनुमति देगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत में एक विश्व अग्रणी ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। मानव रहित हवाई वाहन तकनीक अभी भी नई है और भारत की सुरक्षा, वातावरण, नागरिक उड्डयन आवश्यकता के माध्यम से इन ड्रोन विनियमों की तैयारी में कई साल लगे हैं। आपको बता दें, भारत ने ड्रोनों के पंजीकरण और संचालन के लिए केवल कागजी आधारित प्रक्रिया तैयार करने के बजाय एक ऑल डिजिटल प्रक्रिया तैयार की है।
डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म एक ऐसा पूरी तरह से डिजिटल राष्ट्रीय मानव रहित यातायात प्रबंधन प्लेटफॉर्म है जो कहता है अनुमति नहीं तो टेक ऑफ नहीं। तमिलनाडु केंद्र की 3 भाषा नीति से असहमत। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापाडी के पलानीस्वामी को केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित 3 भाषा नीति के साथ असहमत हैं। हाल ही में एक प्रेस विज्ञप्ति में मुख्यमंत्री को ये कहते हुए पाया गया कि राज्य अभी भी केंद्र की 3 भाषा नीति को अनुमति नहीं देगा, बल्कि राज्य तमिल और अंग्रेजी की दोहरी भाषा नीति को जारी रखेगा। 1968 में द्रविड़ पार्टी के नेता CN अन्नादुराई तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा में घोषणा की कि तमिलनाडु केवल 2 भाषा नीति तमिल और अंग्रेजी का पालन करेगा। इसके अलावा साल 1986 में AIADMK के संस्थापक MG रामचंद्रन तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एक विधानसभा प्रस्ताव पारित किया जो 2 भाषा नीति को मजबूत करने की बात करता है। 60 पृष्ठ लंबी नई शिक्षा नीति में जो 5+3+3+4 मोड का पालन करती है, नीति बहुभाषावाद को बढ़ावा देने वाली 3 भाषा नीति की वकालत करती है। नीति कहती है कि बच्चा 5वीं कक्षा तक अपनी मातृभाषा में सीखेगा, जिसके बाद हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ देशी भाषा का प्रयोग पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए किया जाएगा। हालांकि नीति में कहा गया है कि 3 भाषाओं के फॉर्मूले में अधिक लचीलापन होगा, किसी भी राज्य पर कोई जबरन कार्रवाई नहीं होगी। इसके अलावा नई नीति में कहा गया है कि बच्चों द्वारा सीखी गई 3 भाषाएं पूरी तरह से राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से स्वयं छात्रों की पसंद होगी, बशर्ते कम से कम 2 भाषाएं भारत की देसी भाषाएं हों। बेम समुदाय यानी ब्लैक, एशियन एंड माइनॉरिटी एथनिक के लोगों के योगदान को पहचानने में बढ़ती रुचि के कारण ब्रिटेन महात्मा गांधी की स्मृति में एक सिक्का बनाने पर विचार कर रहा है। ब्रिटेन के वर्तमान वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने बेम समुदाय के व्यक्तियों की मान्यता को आगे बढ़ाने के लिए रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी को एक पत्र जारी किया। आपको बता दें, RMAC आदेश का पालन करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए महात्मा गांधी को याद करने के लिए एक सिक्का लगाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया। CM ने कहा कि ये राजस्थान सरकार के नो हंगर नो स्लीप के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और कदम है। इस योजना के तहत जरूरतमंद और गरीबों को 8 रुपए प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मिलेगा। योजना पर राज्य सरकार प्रति वर्ष 100 करोड़ खर्च करेगी। आपको बता दें, पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर बनी इंदिरा रसोई योजना राज्य के 213 शहरी स्थानीय निकायों में 358 रसोई में चलेगी। योजना के तहत 100 ग्राम दालों, 100 ग्राम सब्जियों, 250 ग्राम चपाती और अचार का एक मेन्यू 4.87 करोड़ लोगों को परोसा जाएगा। हालांकि इससे पहले अन्नपूर्णा योजना जारी की थी। हाल ही में शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना अलग होगी। लोगों के बैठने के लिए जगह के साथ एक स्थायी रसोई घर होगा। बताया जाता है कि कुल प्रति प्लेट 20 रुपए का खर्च आएगा, जिसमें राज्य सरकार 12 रुपए देगी और शेष 8 रुपए लाभार्थी द्वारा भुगतान किया जाएगा। फ्लिपकार्ट के समर्थन कार्यक्रम अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के लिए पूरे भारत में 6 लाख कारीगरों की मदद कर रहा है। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले फ्लिपकार्ट ने शुक्रवार को घोषणा की कि देश भर में 6 लाख कारीगरों को इस साल उनके समर्थन कार्यक्रम में जोड़ा जाएगा, जो पिछले साल 2019 में लॉन्च किया गया था। समर्थन 2019 में फ्लिपकार्ट द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसमें ई-कॉमर्स कंपनी ने अपने उत्पादों को बेचने के लिए स्थानीय कारीगरों को ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में मदद करने के लिए 5 गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग किया था। ये कार्यक्रम लगभग 6 लाख कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों आदि की मदद करता है और वो इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने हाथ से बने कला और शिल्प उत्पाद बेचकर अपनी आजीविका कमाते हैं। NGO और सरकार के साथ साझेदारी के बाद कंपनी ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब और कर्नाटक के विभिन्न दूर दराज के हिस्सों से कारीगरों को लाने में सक्षम हो गई है।
तो ये थी इस हफ्ते की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।